हेलो स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर एसएस मैम और बुलेट रिवीजन एनसीईआरटी में आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बायो रिएक्टर्स। देखिए, हम बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर रहे थे। पूरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने बना लिया था, हमने हमारा होस्ट उसमें उगा दिया था और हमने लास्ट तक क्या कर लिया होगा कि एक पेट्री डिश के अंदर मैंने मेरा होस्ट उगा रखा है जो कि मुझे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स प्रोवाइड कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन सपोज मुझे क्या करना है, मुझे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसको उगाना पड़ेगा ना। इतना सा निकल के आएगा इस पेट्री डिश में तो मेरा तो काम चलेगा नहीं, मुझे बहुत लार्ज अमाउंट में वो चाहिए। तो हम उनको उगाते हैं बायोरिएक्टर्स या फर्मेंटर्स में। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बायोरिएक्टर्स और फर्मेंटर्स क्या हैं, ये कैसे दिखते हैं, इनके अंदर क्या क्या लगा हुआ होता है, ये इक्विपमेंट काम कैसे करता है, ये सब चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली होता क्या है, एनसीईआरटी का जो थोड़ा डेटा है, मतलब जो बातें लिखी हुई है थोड़ा सा कंफ्यूज करती हैं, थोड़ा सा डायग्राम समझ नहीं आता, बट 10 मिनट में हमें एग्जैक्टली बायोरिएक्टर्स और फर्मेंटर्स का पूरा फंक्शन समझ में आ जाएगा। देखिए, एक्चुअली में क्या है, ये मैंने कहा ना आपको कि बहुत बड़े लार्ज साइज्ड वेसल्स हैं, इनके अंदर हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को ग्रो करा सकते हैं। कितनी क्वांटिटी? 100 to 1000 लीटर्स तक हम हमारा इसमें काम करवा सकते हैं। होता क्या है, ये ना ऐसे बहुत बड़े बड़े वेसल्स होते हैं ऐसे। इन वेसल्स की एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये वेसल्स कर्व्ड एंड वाले प्रेजेंट होंगे। क्या होगा इनका? कर्व्ड एंड होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिंगल स्ट्रेट एंडेड नहीं होते, क्योंकि अगर स्ट्रेट एंडिंग होंगी इनकी, एकदम सपाट होंगे नीचे से, तो मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, इसीलिए थोड़ा सा कर्व्ड एंड होता है। यहां पर इसके अंदर हम डालते हैं हमारा कल्चर मीडियम। क्या डालते हैं हम? हमारा कल्चर मीडियम, या उसको हम ब्रॉथ कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्चर ब्रॉथ। कल्चर ब्रॉथ कहते हैं इसको हम। देखो, ब्रॉथ मतलब लिक्विड, कल्चर ब्रॉथ मतलब या न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। बेसिकली हम ऐसा मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे जो बैक्टीरियाज हम ग्रो कराएं, उन बैक्टीरियाज को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, प्रॉपर खाना मिल सके। तो वो हो गया हमारा कल्चर ब्रॉथ या न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। अब इसके अंदर ग्रो करेंगे बैक्टीरियाज। इसके अंदर हम हमारा ये जो पेट्री डिश है जिसमें से बहुत थोड़ा क्वांटिटी में बैक्टीरिया था, उसको हम लाएंगे और यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देंगे ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाए। हम इस वेसल को कभी भी कंप्लीटली फुल नहीं करते, एयर टाइट नहीं करते, नहीं तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन को अवेलेबल कराने के लिए हम सिर्फ इसको 3/4 के आसपास ही फिल करते हैं। 3/4 या 2/3, व्हाटएवर जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है। इंपॉर्टेंट चीज है, बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे हैं, उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होगा, तो तुम्हें टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? टेम्परेचर कंट्रोल, ताकि हम टेम्परेचर को देख सके, मैनेज कर सके। बैक्टीरियाज हैं, इनके लिए पीएच भी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर हमको एक पीएच मीटर भी लगाना पड़ता है, या बेसिकली पीएच को मॉनिटर करने के लिए भी कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है। दूसरी चीज, यहां पर आपको देखना भी तो पड़ेगा कि हाँ काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो एक वॉच विंडो भी प्रेजेंट होती है। मैं ऐसा करती हूं, इतने को रब कर देती हूं, ये लो, यहां पर एक वॉच विंडो भी प्रेजेंट होती है। एक छोटा सा पोर्शन होता है, कांच लगा हुआ होता है, ताकि हम देख सके कि काम कैसा हो रहा है। अब तुम खाना बनाते हो, तो खाने को मम्मी क्या करती है, बार बार चलाती है ना, ऐसे व्हाटएवर जो भी यूटेंसिल होता है उससे। तो यहाँ पे भी तो बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे हैं। बैक्टीरियाज को ग्रो कराने के लिए हमें उनकी प्रॉपर मिक्सिंग करानी पड़ती है कि सारा जो न्यूट्रिएंट मीडियम है वो प्रॉपर उसमें मिक्स हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर हमको लगाने पड़ते हैं
इम्पेलर, इम्पेलर कह लो या एजिटेटर कह लो। एजिटेटर मतलब एजिटेट कराना, घुमाना, ऐसा होता है। ये देखो जैसे पंखे लगे हुए हैं, पंखों के जैसा होता है ये, और ये ऐसे रोटेट करता है ताकि सारा बैक्टीरिया ढंग से मूव कर सके और उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। अब फिर से एक चीज सोचो, अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो ऊपर झाग बनने लग जाएंगे, फोम बनने लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर फोम यहाँ पे कवर हो गया तो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो मर जाएगा। तो उसके लिए ऊपर ऐसे कुछ और पंखे जैसा स्ट्रक्चर लगा होता है और उसको हम कहते हैं फोम ब्रेकर, जो कि फोम को ब्रेक करता है। और ये इसको हम कहते हैं इम्पेलर या एजिटेटर। एक ही बात है, कुछ भी कह लो, हम इसको इनमें से कुछ भी कह सकते हैं। और क्या क्या चीज होगी, देखो यहां पर इस चीज को हमें एकदम स्टेरिलाइज्ड करके रखना पड़ता है, तो उसके लिए हम स्टीम को यूज करते हैं जो कि स्टेरिलाइजेशन कर सके। तो यहां पर हम स्टीम का इनलेट लगाते हैं जिससे हम बहुत तेज गर्म स्टीम अंदर भेजेंगे और वो उसको क्लीन कर देगा। अच्छा, अब इन सब के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई भी तो चाहिए, तो हम एक ऑक्सीजन के लिए भी सप्लाई लगाते हैं जिसको हम कह सकते हैं इनलेट फॉर ऑक्सीजन। लेकिन ऐसी वैसी ऑक्सीजन नहीं भैया, स्टेरिलाइज्ड ऑक्सीजन। स्टेरिलाइज्ड ऑक्सीजन, स्टेरिलाइज्ड एयर पास ऑन कराओगे आप अंदर, क्योंकि अगर तुमने कोई और एयर डलवा दी जिसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट हुए तो भैया वो सारे बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाएंगे, हमारा रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर हमारा थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसमें से थोड़ा थोड़ा सैंपल निकाल के चेक करते रहते हैं कि क्या हमारे बैक्टीरिया ढंग से ग्रो कर रहे हैं, क्या वो ढंग से प्रोटीन दे रहे हैं कि नहीं। तो हम एक सैंपलिंग पोर्ट भी रखते हैं। सैंपलिंग पोर्ट मतलब एक ऐसी जगह जहां से हम थोड़े थोड़े से सैंपल्स निकाल के बार बार चेक कर सकें। तो ये पूरा एक बायो रिएक्टर है। बहुत नॉर्मल सा था, बहुत सिंपल सा था, इसीलिए हम इसे सिंपल स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर भी कहते हैं। सिंपल है और स्टरिंग हो रही है, ऐसे ऐसे चीजें मूव कर रही हैं इसके अंदर, इसीलिए हम इसे सिंपल स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर भी कहते हैं। बहुत सारे बायो रिएक्टर्स होते हैं जिसमें से एक हमने पढ़ लिया, कौन सा? सिंपल स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर। इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन अपने में सिर्फ एक और दे रखा है, उसको हम बोलते हैं स्पार्ज्ड टैंक बायो रिएक्टर। क्या बोलते हैं हम उसको? स्पार्ज्ड टैंक बायो रिएक्टर बोलते हैं। और उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, उसके अंदर नीचे एक जगह से ऑक्सीजन के बबल्स, स्टेरिलाइज्ड ऑक्सीजन के बबल्स पास ऑन कराए जाते हैं। क्या कराए जाते हैं? स्टेरिलाइज्ड ऑक्सीजन के बबल्स पास ऑन कराए जाते हैं। अब इस कारण क्या हुआ, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी एक्सेसिवली इंक्रीज हो गई। देखो ये जो हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम है, ऊपर से तो उसको ऑक्सीजन मिल ही रही है और साथ के साथ नीचे अंदर भी ऑक्सीजन मिल रही है। तो इसकी बेस्ट बात क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज हाईली इंक्रीज्ड। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज हाईली इंक्रीज, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी। ये बढ़िया बात है किसकी? स्पार्ज्ड टैंक बायो रिएक्टर की। यही दो टाइप के बायो रिएक्टर्स हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। तो एक बार हम पहले इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये पहला था सिंपल स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर और दूसरा है स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर। देखिए इसके अंदर क्या क्या देखा था हमने? एसिड बेस देखा, पीएच कंट्रोल देखा, मोटर। हाँ, यहाँ पे भैया जब तुम्हें इसको घुमाना है
तो तुमको ऊपर एक मोटर भी तो लगानी पड़ेगी जो कि इसको रोटेट कराने में हेल्प करेगी। तो ये रहे हमारे मोटर। फिर फ्लैट ब्लेड इम्पेलर जो उसे घुमा रहा है, और उसके ऊपर फोम ब्रेकर जो कि फोम को ब्रेक करेगा। स्टेरिलाइजेशन के लिए हमने स्टीम का इनलेट बना रखा है, यहां से भी स्टेरिलाइज्ड एयर हम डालते हैं। और ये रहा पूरा कल्चर ब्रॉथ, ये ऐसे ऐसे घूमता है और हमारे बैक्टीरियाज रोटेट होते रहते हैं एक स्पेसिफिक स्पीड पे, और फिर वो ग्रो करते हैं, हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनता जाता है। दूसरा है स्पार्स्ड टैंक। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बबल के कारण ऑक्सीजन का ट्रांसफर एरिया बहुत इंक्रीज हो गया है, सरफेस एरिया बहुत इंक्रीज हो गया है ऑक्सीजन ट्रांसफर करने के लिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, वो इंपॉर्टेंट चीज कहां बताऊं, चलो यही बता देती हूं मैं। ओके, वो ये है कि यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने बैक्टीरियाज को ग्रो कराया, न्यूट्रिएंट मीडियम डाला, बैक्टीरियाज को ग्रो कराया, प्रॉपर ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करी और वो बढ़िया तरीके से ग्रो हो गए। फिर हमने उन्हें निकाल लिया, फिर हमने इसको साफ किया, फिर हमने दूसरा सेट ग्रो कराया। लेकिन कई बार हम पता है क्या कर सकते हैं, हम एक और चीज कर सकते हैं कि ये मेरा बायोरिएक्टर है, मैं यहां से न्यूट्रिएंट मीडियम दिए जा रही हूं, कॉन्टिन्यूअसली दिए जा रही हूं, और दूसरी तरफ से मैं प्रोडक्ट साथ के साथ निकालती जा रही हूं। देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पर तुमने एक बार में सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया, सारे बैक्टीरियाज डाल दिए, फिर तुमने पूरा प्रोसेस होने का वेट किया और फिर तुमने पूरा प्रोडक्ट निकाल लिया। यानी कि बैचेस में काम हो रहा है कि पहले एक बैच का काम किया, न्यूट्रिएंट मीडियम डाले, प्रोडक्ट निकाला, फिर दूसरे बैच का काम किया, फिर तीसरे बैच का काम किया। तो यहां पर हम फर्मेंटेशन कर रहे हैं बैचेस में, इसीलिए हम इसे बैच फेड फर्मेंटेशन भी कहते हैं, बैच फेड। पर यहां पे कॉन्टिन्यूअस काम हो रहा है, तुम यहां पे प्रोडक्ट डालते जा रहे हो, न्यूट्रिएंट मीडियम रॉ मटेरियल डालते जा रहे हो और प्रोडक्ट निकालते जा रहे हो, तो कॉन्टिन्यूअसली काम हो रहा है, इसीलिए हम इसे कॉन्टिन्यूअस फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? कॉन्टिन्यूअस फर्मेंटेशन हम इनको कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो कॉन्टिन्यूअस फर्मेंटेशन की है कि यहां पर बैक्टीरियाज हमेशा अपने लॉग फेज में रहेंगे। कौन से फेज में रहेंगे? लॉग फेज में रहेंगे। याद करो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व में भी अपन ने पढ़ा है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व होता है वो ऐसा होता है, इनिशियल लैग फेज, फिर वो बहुत एक्सेसिव ग्रोथ करते हैं जब उन्हें अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिलते हैं तो लॉग फेज, फिर जब रिसोर्सेज लिमिट होने लग जाते हैं तो स्टेशनरी फेज, और फिर रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है तो डेथ फेज। पर यहाँ पे इनको कॉन्टिन्यूअसली न्यूट्रिएंट्स मिलते जा रहे हैं, तुम निकालते भी जा रहे हो इनको, तो स्पेस का भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए ये अपनी एक्सेसिव ग्रोथ करते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हैं और हमको लॉग फेज में मिलते हैं। कौन सी ग्रोथ करते हैं? ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हैं। ये हर स्टेटमेंट एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फटाफट देख लो, तो जो सेल्स है जब वो कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम में हम उन्हें ग्रो कराते हैं, जिसके अंदर यूज मीडियम को तो हम ड्रेन कर लेते हैं और एक तरफ से फ्रॉम वन साइड, और फ्रेश मीडियम को हम ऐड करते रहते हैं दूसरी साइड से, ताकि सेल्स अपने बेस्ट फेज में, बेस्ट एक्सपोनेंशियल फेज में एक्टिव रहें। वो हो गया कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम। अब इस सिस्टम की बेस्ट बात क्या है कि अगर हम इस टाइप का कल्चर मेथड कर रहे हैं तो बहुत ही लार्ज बायोमास प्रोडक्शन होगा, क्योंकि वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ शो करेंगे, अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करेंगे। दैट इज व्हाई। अब जो भी हमने बायोरिएक्टर्स के बारे में पढ़ा था वही सब चीजें यहाँ पे गिवन है, उसी को हम फटाफट स्टडी कर लेते हैं कि जब तुम स्मॉल वॉल्यूम में कल्चर को यील्ड करने की कोशिश करोगे तो
बहुत अप्रिशिएट क्वांटिटी प्रोडक्ट की नहीं मिलेगी। तो हमें अगर लार्ज क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बायो रिएक्टर्स डेवलप करने पड़ेंगे या बायो रिएक्टर्स डेवलप किए गए जिनमें 100 to 1000 लीटर्स की वॉल्यूम कैपेसिटी होती है और वो ग्रो करा सकते हैं। इसीलिए बायो रिएक्टर्स को तुम ऐसे इमेजिन करो कि एक वेसल है, एक बर्तन है जिसके अंदर तुमने रॉ मटेरियल को डाला और वो रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में। वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो कोई एंजाइम भी हो सकता है। और इसमें हमने यूज किसका किया, हो सकता है हमने किसी प्लांट सेल का यूज किया हो सकता है हमने किसी एनिमल सेल को यूज किया हो सकता है हमने किसी ह्यूमन सेल को यूज किया हो। हम किसी भी सेल को यूज कर सकते हैं, उस बर्तन के अंदर हम उन्हें ग्रो करा सकते हैं, रॉ मटेरियल डलवा सकते हैं, सारा न्यूट्रिशन ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे और वो हमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करा देंगे। इसीलिए जो बायो रिएक्टर्स हैं उसमें अगर हमें डिजायरेबल प्रोटीन चाहिए, डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहिए तो हमें उन्हें ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। वो ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन क्या होंगी कि अच्छा टेम्परेचर हो, अच्छा पीएच हो, सबस्ट्रेट अच्छे से गिवन हो, सारे सॉल्ट, सारे विटामिन्स, ऑक्सीजन, सब कुछ उसको बहुत प्रॉपर तरीके से मिलेगा, तभी वो उस बर्तन के अंदर उग पाएगा। फिर स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर के बारे में जो अपन ने देखा था उसको देख लेते हैं कि सिलेंड्रिकल सरफेस होगा, उसका कर्व्ड बेस होगा। यूजुअली सिलेंडर बॉडी होती है, कर्व्ड बेस होता है ताकि मिक्सिंग अच्छी हो सके हमारे कंटेंट की। अब स्टर्ड टैंक से क्या होगा, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, ऑक्सीजन की प्रॉपर अवेलेबिलिटी होगी पूरे के पूरे बायो रिएक्टर के अंदर। फिर इन्होंने बीच में बात कर ली स्पार्ज्ड स्टर टैंक बायो रिएक्टर की कि हम ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या है कि हम एयर को बबल करवा दें रिएक्टर के अंदर से, हम वो भी करवा सकते हैं। अगर हम इस डायग्राम को बहुत क्लियरली देखेंगे तो उसके अंदर हमें क्या क्या मिला था, हमें मिला था एक एजिटेटर सिस्टम जो कि घुमा रहा था, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम जो ऑक्सीजन को डिलीवर कर रहा था, फोम कंट्रोल सिस्टम फोम को रोक रहा था, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम टेम्परेचर को रोक रहा था, पीएच कंट्रोल सिस्टम पीएच को मैनेज कर रहा था, सैंपलिंग पोर्ट जहां से तुम सैंपल्स भी निकाल सकते थे थोड़े थोड़े। तो क्या क्या मिला, एजिटेटर सिस्टम नंबर 1, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम नंबर 2, फोम कंट्रोल नंबर 3, टेम्परेचर कंट्रोल नंबर 4, पीएच नंबर 5, सैंपलिंग पोर्ट नंबर 6। इतनी सारी चीजें हमको इस स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में मिल गई थी। स्पार्ज्ड की एक और बढ़िया बात क्या थी कि ऑक्सीजन का ट्रांसफर का सरफेस एरिया बहुत बढ़ गया था। तो दिस इज हाउ पूरा बायोरिएक्टर्स को हम यूज करते हैं बड़े बड़े लैबोरेटरीज में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ग्रो कराने में। Okay, so with this we are ending today's class. हम किसी और लेक्चर में मिलेंगे with a new topic in Bullet Revision NCERT with your SS ma'am. Till then, thank you students.